हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आरकेजी के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक और पूरा देखना ना भूलिएगा। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, असम राइफल एबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए दिसपुर में, बी इम्फाल में, सी अगरतला में या शिलोंग में। तो कहाँ पर असम राइफल का मुख्यालय स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर ए आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाता है शिलांग में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो असम राइफल का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? शिलांग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अधिक दाब वाले क्षेत्रों में कम दाब वाले क्षेत्र की ओर चक्र क्रम में बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए साइक्लोन, बी हैरिकेन, सी टोरेनोड या टाइफून। तो क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाता है साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक और पूरा देखना ना भूलिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक विष किस प्रकार का कार्य करता रहा है? जो उस उत्प्रेरक विष है वह किस प्रकार का कार्य करता है? तो किस प्रकार का कार्य करता है? आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। उत्प्रेरक सतह पर मुक्त समायोजन के सहयोग करता है। कौन सा संयोजकता से सहयोग करता है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में राज्यों को आदेश दिया गया? आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में राज्य को आदेश दिया गया कि 14 वर्षों की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करें? कि जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रदान करें। आपके ऑप्शन है ए मौलिक अधिकारों में, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, सी मौलिक कर्तव्यों में या कुछ वर्गों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों में। तो किस में कहा गया था? तो आपका सही जवाब हो जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल कितने होते हैं? आपके ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष। तो कितना होता है उनका कार्यकाल? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। तो 2 वर्ष। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पपीते में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार पूछा गया है कि पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाता है विटामिन ए पाया जाता है। कौन से? पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिश्र धातु नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है मिश्र धातु नहीं है। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मिश्र धातु लगा देते हैं, मिश्र धातु लगा देते हैं। कौन सी धातु मिश्र धातु नहीं है? आपके ऑप्शन है ए स्टील, बी पीतल, सी ब्रांज या तांबा। तो कौन सी नहीं है? तांबा धातु जो है आपकी वह क्या है? मिश्र धातु नहीं है और सभी मिश्र धातु हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन क्या होते हैं? जो विटामिन है वह क्या होते हैं? तो विटामिन क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है ए कार्बनिक यौगिक, बी जीवित जीव, सी अकार्बनिक यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन क्या होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाता है विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। कौन होते हैं? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल जो है सही जवाब होने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन क्या है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन, बी हार्मोन्स, सी एंजाइम या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? आपका सही जवाब हो जाता है हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? जो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने किसकी खोज की थी? तो उन्होंने किसकी खोज की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? पेनिसिलिन की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी पर की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तु जो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? आपके ऑप्शन है ए आर्यभट्ट ने, बी बहरमिंग ने,
सी बुद्धगुप्त ने या ब्रह्मगुप्त ने? तो किसने बता दिया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? आर्यभट्ट ने यह बता दिया था न्यूटन से पहले ही कि सभी जो वस्तुएं होती हैं वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्व आकर्षित होती हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गोदान और गवान। हर एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें से किसी ना किसी शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं और उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, कालिदास या निराला। तो गोदान और गबन किस की रचनाएं हैं? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपको भी इस क्वेश्चन का जवाब का पता होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? जब भारत में राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन किस प्रकार होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष मतदान से, बी राज्य के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से या लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। अप्रत्यक्ष मतदान से क्या होता है? राज्य की जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका क्या होता है? निर्वाचन होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित नेपानगर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है ए रेशम, बी अखबारी कागज, सीमेंट या लोहा एवं इस्पात। तो किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? अखबारी कागज के लिए। अखबारी कागज के लिए मध्य प्रदेश का नेपानगर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, डिएगो माराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो किस खेल से जुड़ा है? बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल या बास्केटबॉल। तो किस बॉल से जुड़ा है? आपका सही जवाब क्या हो जाता है? उसका नाम फुटबॉल से जुड़ा है। किससे? फुटबॉल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम क्या किस खेल से जुड़ा है? किस खेल से जुड़ा है? पोलो, बेसबॉल, टेनिस या टेबल टेनिस। तो किससे जुड़ा है? आपका सही जवाब हो जाता है टेनिस से जुड़ा है। किससे? टेनिस। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मजहब निम्नलिखित मजहब नहीं सीखा था आप में बैर रखना, यह पंक्ति किसने लिखी थी? मतलब मजहब नहीं सिखाता आप आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसने लिखी थी? तो यह पंक्ति किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? मोहम्मद इकबाल ने लिखी थी। किसने? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 18 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आपके ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद नारायण, बी जेबी कृपलानी ने, सी विनोबा भावे ने या श्री गुरु जी ने। तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? विनोबा भावे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, समुद्री जहाज टाइटैनिक क्यों डूबा था? जो समुद्री जहाज टाइटैनिक था कब डूबा था? 1972 में। कब? 1972 में जो 1872 में जो टाइटैनिक जहाज डूबा था वह किसके कारण डूबा था? बम विस्फोट से, बर्फ की चट्टान के टकराने से, आग लगने से या इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण डूबा था? बर्फ की चट्टान से टकराने के कारण क्या डूब गया था? टाइटैनिक जहाज डूब गया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ पर है? बब्बर शेर का जो निवास है वह कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है ए गिरवन में, बी कान्हा में, कार्बनेट पार्क में या दुधवा पार्क में। तो किस पार्क में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाता है गिरवन में। गिरवन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन है? जो सिविलियन अधिकारी होता है भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर वह कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए गृह सचिव, बी मंत्री सचिव, मंडल सचिव या रक्षा सचिव या दिल्ली का उपराज्यपाल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? मंत्री मंडल सचिव। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मंत्रिमंडल जो सब सचिव है वह भारत सरकार में सबसे ऊंचे सिविलियन जो सिविल पद होते हैं उनमें होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपके अगले क्वेश्चन है, कैल्शियम बॉक्साइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मेथेन, एथेन, एथिलीन या एसिटिलीन। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आपका सही जवाब क्या हो जाता है? एसिटिलीन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई? राजीव गांधी की हत्या कहाँ पर हुई थी? आपके ऑप्शन है ए कांचीपुरम में, बी मुंगेर में,
बिल्लुपुरम में या श्री पोरबंदर में? तो कहाँ पर हुई थी? तो आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? जिस समय भारत को अंग्रेज आज़ादी मिली थी उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? क्लीमेंट एटली। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, क्लीमेंट एटली उस समय भारत का कौन था? प्रधानमंत्री था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? आपके ऑप्शन है, ए अमरकंटक से, बी मंडला से, सी बिलासपुर से या जबलपुर से? तो नर्मदा घाटी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा घाटी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा घाटी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु शोध रिएक्टर कौन सा है? भारत का जो पहला परमाणु शोध रिएक्टर है वह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 26 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कौन सा है? अप्सरा आपका जो पहला परमाणु शोध रिएक्टर है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय गैस कौन सी है जो सौर विकिरण से पराकिरणों को अवशोषित करती है? आपके ऑप्शन है, ए ओजोन, बी ऑक्सीजन, सी का नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, ओजोन गैस। ओजोन गैस ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए चिल्का बिहार, बी पुलिकट तमिलनाडु, सी डल जम्मू कश्मीर या सांभर राजस्थान? आपके ये विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि कौन निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? जो चिल्का है वह बिहार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। क्या पलिकट तमिलनाडु में है? डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि चट्टान के एक टुकड़े को चंद्रमा से दूरी पर लाया जाता है तो इसके कारण क्या होता है? तो इसके कारण क्या होता है? तो आपका सही जवाब होता है, आयतन और घनत्व वही रहेगा जो चंद्रमा पर थे। आयतन और घनत्व उस वस्तु के वही रहेंगे जो क्या थे? चंद्रमा थे। यदि किसी टुकड़े को चांद से तोड़कर पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका आयतन और घनत्व वही रहेगा जो क्या था? जो चांद पर था। और उसका वजन जो भार होता है वह परिवर्तित हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी चुंबक से हल्की सी प्रतिकर्षित होती है तो इसका अर्थ क्या है? कि वह धातु लोहे चुंबक है, प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है या अचुंबकीय है? अगर कोई धातु है, अगर आपने कोई धातु है उस पर आपने चुंबक गेरी, वह थोड़ी सी प्रतीत हुई, उसकी तरफ को थोड़ी सी आकर्षित हुई, तो वह कौन सी धातु है? तो वह कौन सी धातु है? आपका सही जवाब हो जाता है, प्रतिचुंबकीय है। कौन सी है? प्रतिचुंबकीय है। जब वह थोड़ी सी प्रतीत होती है, उसकी लोहे की जो चुंबक होती है, जब चुंबक की तरफ को प्रतीत होती है तो वह प्रतिचुंबकीय धातु है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न तो तत्व है और न यौगिक है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 के निम्नलिखित में से न ऐसा कौन सा तत्व है कि न तो तत्व है और न ही यौगिक है? आपके ऑप्शन है, वायु, जल, पारा या सोडियम क्लोराइड? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, वायु। वायु न तो तत्व है और न ही यौगिक है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? नए पौधे जो पत्तियों से उत्पन्न होते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पुष्प पेड़ है जिसमें पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? तो आपको बताना होगा, आपके चार ऑप्शन से दिए गए हैं, तो आपको बताना होगा पत्तियों से कौन से पौधे उत्पन्न होते हैं। पत्रचट, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, पत्र चट जो पौधा होता है वह पत्ती से उत्पन्न होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, थॉमस अल्बर्ट एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? किसका आविष्कार किया था? आपके ऑप्शन है, ए बिजली बल्ब का, बी साइकिल का, सी टेलीविजन का या कंप्यूटर का? एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? आपका सही जवाब हो जाता है, बिजली बल्ब का। बिजली बल्ब का जो आविष्कार किया था एडिसन ने किया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ए राजीव गांधी को, बी संजय गांधी को, सी भगत सिंह को
या सुभाष चंद्र बोस को। तो किसको मिस्टर क्लीन कहा जाता है? तो मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया था? जो शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है उसको कब अंगीकृत किया था? तो क्वेश्चन नंबर 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 मार्च 1952 को, 22 मार्च 1953 को, या 22 मार्च 1957 को, या 22 मार्च 1926 को। तो जो शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग हैं उन्हें कब अंगीकृत किया था? तो कब अंगीकृत किया था? आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी 22 मार्च 1957 को। कब किया गया था? 22 मार्च 1957 को अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी आपका विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन गैस, बी नाइट्रोजन गैस, सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या डी ओजोन गैस। तो प्रकाश संश्लेषण में जो उपयोगी गैस है वह कौन सी गैस है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है 10 कुमार चरित किसकी रचना है? 10 कुमार चरित किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है दंडी की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 38 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? आपके ऑप्शन है ए वाल्मीकि, बी सूरदास, सी तुलसीदास, या भवभूति। तो रामचरित्र मानस के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? आपका सही जवाब हो जाता है तुलसीदास। तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति किसके समान होती है? जो एक अश्व शक्ति होती है वह किसके समान होती है? आपके ऑप्शन है ए 1 किलोवाट के, बी 1 वाट के, सी 1 जूल के, या 746 वाट के। तो एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब होता है 746 वाट के। 746 वाट के क्या होती है? एक शक्ति बराबर होती है। आपका अगला क्वेश्चन है सिखों के किस गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? सिखों के किस गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है ए रामदास ने, बी अमरदास ने, सी अर्जुन देव ने, या हरिराम ने। तो किसने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है रामदास। जो सिखों के गुरु थे रामदास, उन्होंने क्या की थी? अमृतसर शहर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दिल्ली का लाल किला किसका प्रारंभिक नाम क्या था? जो दिल्ली का लाल किला है उसका प्रारंभिक नाम था क्या था? आपके ऑप्शन है ए किलाए शाहजहां, बी किलाए मुबारक, सी किलाए जन्नत, सी किलाए हिंद। तो उसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो उसका प्रारंभिक नाम था किलाए शाहजहां। जो दिल्ली का वर्तमान में लाल किला है उसका नाम क्या था? उसका नाम किलाए शाहजहां था। क्या था? किलाए शाहजहां। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत के किस प्रदेश की जनजातीय संख्या सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है ए बिहार में, बी असम में, महाराष्ट्र में, या मध्य प्रदेश में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो कौन सी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? भील जनजाति। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रोटीनों में पाचन में सहायक एंजाइम है। जो प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है वह कौन सा एंजाइम है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? टिप्रिस। कौन? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए एसिटिक अम्ल, बी बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल, या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो चींटियों का डंक होता है, जो चींटियों का डंक होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल में नीले हरित शैवाल मुख्य रूप से जैव उर्वरक में प्रयोग होते हैं? आपके ऑप्शन है ए गेहूं में, बी चने में, धान में,
या सरसों में, तो किस में प्रयोग होते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या धान में? धान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें बेहतर उपचार के काम में लाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए नीलहरित शैवाल को, बी कप को, सी समस्त पौधों को, या ए कोशिकीय हरित शैवालों को। तो किसको प्रयोग में लाया जाता है? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है ए कोशिकीय हरित शैवाल को। किसे? ए कोशिकीय हरित शैवाल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक भारहीन अपशिष्ट है? आपके ऑप्शन है, ए H2OCO, बी भ्रमितमल धुंध, या ध्वनि के रेडियो ऑक्सीड अपशिष्ट। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपको एक क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिया गया है, आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। आपके ऑप्शन है, ए शारदा नहर, बी इंदिरा गांधी नहर, सी यमुना नहर, या बेतवा नहर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। आपका अगला क्वेश्चन है, हॉलैंड का परिवर्तित नाम क्या है? हॉलैंड का जो परिवर्तित नाम है वह क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? नीदरलैंड। नीदरलैंड ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपको एग्जामी परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट में बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।